हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कल से हम लोग क्या स्टार्ट किए थे। कल हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड सेशन 2026 से 27 का क्लास प्रारंभ हो गया था, ठीक है। और उसमें हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किए थे? तो हम गणित सब्जेक्ट से स्टार्ट किए थे। और कल की क्लास में हम वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन भी देख लिए थे, ठीक है। लेकिन मैं कल की क्लास में क्या पढ़ाया था उसका थोड़ा स्मरण दिलवा देता हूँ। जैसा कि हम लोग कल की क्लास को मैथ से स्टार्ट किए थे, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्लास हम लोग का सेशन 2026 से 27 सब्जेक्ट मैथ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हम मैथ को स्टार्ट करने से पहले हम समझे थे कि क्लास 9th का मैथ और क्लास 10th का मैथ कितना कनेक्टेड है। यानी क्लास 9th में ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जो क्लास 10th में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमने देखे कि क्लास 9th में कुल ऐसा 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है जो हमें क्लास 10th में भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमने शुरुआत में तो ये देखे थे। उसके बाद हमने वास्तविक संख्या को स्टार्ट किए थे और हमने यह भी जाने थे कि वास्तविक संख्या को क्लास 9th में किस रूप में पढ़े थे। अगर आपको कल क्लास में अगर आप आए होंगे तो आपको पता चल गया हो कि वास्तविक संख्या को क्लास 9th में हम संख्या पद्धति के रूप में पढ़े थे। वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसके आगे हम 10वां पढ़ रहे हैं। अब क्लास 10th में जो क्लास 10th में वास्तविक संख्या जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 9th में तो हमें संख्या पद्धति से पढ़े थे। अब संख्या पद्धति में ऐसा कौन कौन सा बेसिक टॉपिक पढ़े थे जो हमें वास्तविक संख्या में उपयोग होगा, तो हमने उसे भी देख लिए थे। उसके बाद हमने वास्तविक संख्या का ओवरव्यू जाने थे। मतलब क्लास 10th में वास्तविक संख्या को ओवरव्यू मतलब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये भी हम समझ लिए थे। जिसमें हमको दो चीज समझ में आया था कि वास्तविक संख्या को क्लास 10th में दो भागों में बांटा गया। पहला क्या था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय, और दूसरा था अंकगणितीय के आधार प्रमेय, ठीक है। और हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय पहला टॉपिक से स्टार्ट किए थे। और ये हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय क्या है इसे तो हम पिछले क्लास में समझ गए थे और इसके मदद से हमने उदाहरण भी कर लिए थे। मतलब प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण भी कर लिए थे। अब आपको मैं थोड़ा याद दिलवा देता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। इसी के आधार पे अब यहाँ से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है। ये तो आपको पता होगा कि कल के क्लास में हम बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है जिसके मदद से हम प्रश्नावली 1.1 पूरा हल करेंगे, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। अब यहाँ आपको अगर आप नहीं आए होंगे कल की क्लास में तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था, एल्गोरिथम इसमें समझने का जरूरत है आपको। और यहाँ भी तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ एक आपको प्रमेय समझने की जरूरत है। तो मैं इसको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि एल्गोरिथम क्या है। मैंने बताया थे कल की क्लास में कि यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला है जो क्वेश्चन को सीक्वेंस में हल करने का तरीका बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि 15 और 17 का मोसो निकालें, क्या बोले 17 का मोसो निकालें, तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि कोई भी क्वेश्चन हो आपको आप सीक्वेंस में हल कीजिएगा। मैंने इसका उदाहरण भी जैसे मैं बताए थे कि आपको चाय बनाना होगा तो आप चाय किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले पानी लेंगे, फिर चाय पत्ती लेंगे, फिर चीनी लेंगे, फिर गैस पे चढ़ाएंगे तो चाय बनता है। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस में आप उसको काम किए तो आप उस काम में सक्सेस हुए, ठीक है। तो वही रंग हमें यहाँ 15 और 17 का मोसो में सीक्वेंस में निकालना है। और किस विधि से निकालना है बताओ? गुणनखंड विधि से निकालेंगे या भाग विधि से? हम भाग विधि से निकालेंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें खुद बताता है कि ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है और लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है? भाग विधि है, ठीक है। यानी भाग विधि से मौसम निकालेंगे। तो हम यहाँ निकालते हैं। अब बताओ सीक्वेंस में हल करना बोल रहा है तो ये दोनों से छोटा कौन है? तो 15 को साइड में लेंगे, 17 को बीच में लेंगे। अब बड़ा हो गया बीच वाला तो हम 1 से लगाएंगे, 15 घट के आएगा 2 कट गया, फिर आएगा 15, फिर 7 बार में लगेगा 14, फिर घट के आया 1 कट गया, फिर 2।
यानी देखो इसका मौसो कितना है 1। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें यही बताता है कि आप क्वेश्चन को सीक्वेंस में हल कीजिए, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने आपको बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये इसी के आधार पे प्रश्नावली 1.1 चलता है, ठीक है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। जैसे कि प्रमेय आप लोग तो जानते हैं कि ये एक सिद्ध किया हुआ सूत्र होता है जिसका उपयोग हम क्वेश्चन में करते हैं। जैसे आप लोग 9th में नहीं पढ़े थे थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय को क्या पहले सिद्ध किए थे, उसके बाद उसका उपयोग क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। तो प्रमेय का परिभाषा कुछ ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद हमने यूक्लिड विभाजन में प्रमेय किस तरह पढ़े थे। जैसे कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताता है क्वेश्चन को सीक्वेंस में हल करना, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें क्या बोलता है कि अगर ये क्वेश्चन को आप सही बनाए हैं तो हमें कैसे पता होगा कि आप सही बनाए होंगे, हमें इसे प्रूफ करके भी दिखाइए। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें यही बताता है कि क्वेश्चन को आप हल कीजिए, उसके बाद हमें प्रूफ करके बताइए कि इसका आंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र पढ़े थे, अगर आपको याद होगा है तो हम क्या पढ़े थे, ए बराबर वी क्यू प्लस आर पढ़े थे, ठीक है। जहां ए क्या है, ए एक भाज्य है, क्या है, भाज्य है, और बी क्या है, भागफल है, भागफल है, नहीं बी नहीं, बी है भाजक है ना, भाजक होगा, और क्यू क्या है, भागफल है, गुना का चिन्ह है, भागफल, भागफल, और आर क्या है, शेषफल है, क्या है, शेषफल है। मतलब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम यही क्वेश्चन को समझे थे। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब ये ए के जगह पर क्या हो गया, भाज्य हो गया, बी के जगह पर क्या हो गया, भाजक हो गया, क्यू के जगह पर भागफल हो गया, आर की जगह पर शेषफल हो गया, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन को मतलब जांच करना है कि ये क्वेश्चन हमसे सही बना है या नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, अब अगर आपको जैसे कि बचपन में आपसे कोई बोल देता है कि भागा निकालिए, मतलब बचपन में आप तो भागा बहुत निकालते होंगे, जैसे कि 5 को हमने बोल दिए 2 से भागा लगाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, ये भी तो एक लंबी विभाजन प्रक्रिया जानते हैं ना। तो हम भागा निकालने बोले तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो 4 आया, घट के आया है। अब मैं बोलूँ कि इसको प्रूफ करके दिखाइए कि बनाए हैं या सही ना, तो आप क्या करते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम लगा के देखते हैं, तो भाज्य क्या हो गया, 5 हो गया, बराबर बी किसको बोलते हैं, भाजक को बोलते हैं, फिर क्यू किसको बोलते हैं, भागफल को बोलते हैं, यहाँ 2 है, अब +1। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5 5, यानी दोनों साइड बराबर हो गया, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा भागा सही है। तो आप ऐसे निकाल देते हो, बिल्कुल ही यहाँ भी वैसा ही काम करेंगे, लेकिन इसमें भागा में कहीं है तो आप इसमें मौसम में करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें भाज्य पहले चाहिए, ठीक है। तो भाज्य देखो, ये तो बीच वाला भाज्य हो गया, फिर भाजक, भाजक तो ये वाला हो गया, भागफल ये वाला हो गया, शेषफल ये वाला हो गया। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट हमें, पहला पार्ट हमें यहाँ से यहाँ मिल गया, मिल गया क्या नहीं। तो हम लिखेंगे चरण करके लिखते थे, ठीक है। उदाहरण में भी बताए थे, प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण में ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, ठीक है। तो हम चरण स्टेप में लिखते थे कि पहला चरण में क्या होगा, भाज्य कितना होगा 17, भाजक कितना होगा 15, भागफल कितना होगा 1 प्लस शेषफल कितना होगा 2 होगा, ठीक है। ये तो पहला चरण हो गया। अब इसको मिटा देते, ठीक है। अब इस पे चलाते, ये तो भाज्य हो गया अब, और इसके लिए अब क्या हो जाएगा, भाजक ये हो जाएगा, भागफल ये हो जाएगा, शेषफल ये हो जाएगा, यानी दूसरा चरण में कुछ इस प्रकार आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे चरण नंबर 2 बराबर क्या होगा, 15 बराबर 2 गुना 7 प्लस 1, ये तो हो गया। अब ये देखो, अब इसके लिए भी तो निकालना होगा, तो इसके लिए भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, और शेषफल कुछ नहीं तो 0 थे। तो लिखेंगे चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य हो गया 2, भाजक हो गया 1, भागफल हो गया 2 और प्लस शेषफल हो गया 0। तो देखो हमें तो इससे भी पता चल जाएगा कि मौसम में 1 आएगा, क्यों आएगा 1, क्योंकि 2 कटा है किससे, 1 से कटा है। तो इससे कैसे पता चले कि मौसम कितना आएगा इसका, तो देखो ये 0 है, तो 0 का आगे में क्या है 1 है, तो इसका भी मौसम 1 ही आएगा। तो हमें पता चल गया है कि हमें 15 और 17 का मौसम सही बनाया है, ठीक है। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही बताता है कि क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में हल कीजिए, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हमें सिद्ध करके दिखाइए कि क्वेश्चन वाकई आप सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो हमें कुछ इस प्रकार के
पढ़े थे, ठीक है। और इसके मदद से हम उदाहरण भी कर लिए थे, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण करके यहाँ दिखा दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रश्नावली का 1.1 का सभी उदाहरण देखेंगे। एक बच्चा का मैसेज आया था कल किन कि भैया आप उदाहरण क्वेश्चन क्यों बताते हैं। तो देखो, उदाहरण क्वेश्चन बताने का दो रीजन है हमारे पास। पहला कि बिहार बोर्ड अब समझ गया है कि विद्यार्थी सिर्फ प्रश्नावली का क्वेश्चन करता है। सिर्फ किसका क्वेश्चन करता है? प्रश्नावली का क्वेश्चन करता है, और उदाहरण क्वेश्चन गायब कर देता है, मतलब उसका करता नहीं है, ठीक है। तो वैसा ही यानी उदाहरण क्वेश्चन ही अब बिहार बोर्ड उठाने लगा है, क्योंकि जानता है कि प्रश्नावली का क्वेश्चन तो सब करता है, उदाहरण क्वेश्चन को एकागो ही बच्चा करता होगा, 100 में से 5% करता होगा, तो वही क्वेश्चन मतलब उदाहरण का क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। दूसरा रीजन, नंबर 2 रीजन, अगर आप उदाहरण क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब प्रश्नावली का उदाहरण क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्नावली में किस प्रकार का क्वेश्चन हमसे बनवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, ठीक है। तो इन दोनों कारण की वजह से हमें उदाहरण क्वेश्चन बताना पड़ता है, ठीक है। और ये मैं एक चैप्टर का नहीं करूंगा, मैं सारा का सारा चैप्टर का पहले मैं उदाहरण क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद प्रश्नावली में जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अब ऐसा एक उदाहरण ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या किए हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं। हाँ, तो चलिए, हमने एक उदाहरण ले लिए हैं, अपने मन से लिए हैं, ठीक है। क्यों लिए हैं? क्योंकि हमने कल ही प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट उदाहरण बता दिए थे, जो इसी प्रकार का कुछ था, ठीक है। तो हमें उदाहरण क्वेश्चन अपने मन से लेना पड़ा, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, 50 और 75 का HCF मतलब मौसो निकालें, ठीक है। अब देखो, मौसो निकालने तो बोल रहा है, आप किस नियम से बोल रहे हैं निकालने के लिए आगे समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब बताओ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि हम क्वेश्चन को सीक्वेंस में हल कीजिए, मतलब क्वेश्चन को ये नहीं कि यहाँ से कुछ निकाल दिए कुछ वहां से निकाल दिया, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में हल करने बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल कीजिए। अब देखो, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो हल करना है, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए क्या करना है, पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है, उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से भी दर्शाना होगा कि क्वेश्चन मेरा सही बना है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हल करें, तो देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो है 50, उसके बाद क्या है 75, तो दोनों को सोल्व करते हैं, एक बार में लगाएंगे, 50 घट के आएगा कितना है 25, ये लगता है बहुत छोटा क्वेश्चन ले लिए हैं, 2 बार में कट गया, ठीक है। तो मौसो किसका आया इतना, मतलब HCF इसका कितना आया 25 आया, ठीक है। अब इतना तो कर लिया, अब इसके मदद से, ये तो एल्गोरिथम की मदद से निकल गया, अब हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या बताए थे, यूक्लिड, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि A बराबर BQ प्लस R। अब देखो, अभी आपको एक डाउट आता होगा मन में कि इसको चरण में क्यों लिखते हैं, चरण में आप इसे क्यों लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको भागा दिए थे कि 12 मतलब 5 को भागा लगाइए 3 से, तो एक बार में लगाते थे 3 आया घट के। तो देखिए, यहाँ पे एक ही चरण में है, हम यहाँ लिख सकते थे इसको जांच करने की, बराबर 5 3 गुना 1 प्लस 2, तो एक चरण में लिखा जाता था। लेकिन तो यहाँ तो 2 चरण नहीं दिख रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ भी एक चरण है और फिर नीचे है, तो हमें 2 चरण में लिखना पड़ता था, ठीक है। यहाँ एक चरण में था, इसलिए हम एक चरण में लिख दिए। अगर ये भी रहता 2 चरण में तो इसको भी लिखते 2 चरण में, समझ में आया, इसलिए हम इसको चरण में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, A का मतलब क्या 75 हो गया, B का मतलब क्या है 50 हो गया, Q का मतलब क्या होगा 1 हो गया, R का मतलब क्या होगा 25 हो गया। ये तो पहला हो गया, पहला तो हम यहाँ से यहाँ काम कर लिए। अब दूसरा ये है, तो इसके लिए भाज्य ये हो जाएगा, भाजक ये हो जाएगा, भागफल ये हो जाएगा, शेषफल ये हो जाएगा। तो चरण संख्या क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, तो 50 बराबर 25 गुना 2 प्लस 0, 0 आ गया, आगे क्या है 25 है, तो 25 इसका क्या होगा मौस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना है आपको, तो क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है।
आया समझ में? अब हम प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि उदाहरण नंबर 1 हमने देख लिए थे कल की ही क्लास में। तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। और उदाहरण नंबर 2 में वही बच्चा उदाहरण नंबर 2 का क्वेश्चन बना पाएगा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय का परिभाषा याद रखा होगा और प्लस में ये सूत्र याद रखा होगा, उसी से बनेगा, ठीक है। तो और जो नहीं आया है समझ में वो देख लेना, उसके बाद कल की क्लास वीडियो में देख लेना, मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हम कल की क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली उदाहरण संख्या 2 को देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए हमने प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण संख्या 2 ले लिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से बनेगा, जो उसका परिभाषा और उसका सूत्र जो याद रखा होगा उसी से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़े हैं वो कृपया देख लीजिए, बाद में जाके देख लीजिएगा पार्ट 1 का वीडियो में, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, पहले इधर समझो, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम, देखिए दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप का होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या हम कल बताए थे या नहीं? पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जो माइनस अनंत से कहां तक, प्लस अनंत तक चलता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक चीज दे दिया है, हमको क्या दिया, धनात्मक पूर्णांक लेना है। देखो इसमें भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो यहां से यहां तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये तो ऋणात्मक पार्ट हो गया कि नहीं? तो हमें इसे तो नहीं लेना बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम किसको लेंगे, क्यू का मान, तो विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी क्यू का मान हम किसको लेंगे, इसको ले सकते हैं, +1 को ले सकते हैं, +2 को ले सकते हैं, +3 को ले सकते हैं, ठीक है। क्यू का मान ये सब ले सकते हैं, ना कि नेगेटिव बुला लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को मैं पहले रफ में बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, सम पूर्णांक होना चाहिए 2q, ठीक है, मतलब q का मान कुछ भी रखेंगे तो ये सम में आना चाहिए। जैसे कि q का मान तो हम यही सब रख सकते हैं। अब देखते हैं q का मान 1 लेके पहले रखता हूँ इसमें, तो q का मान 1 लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, 2 गुना 1, यानी ये तो सम में आ रहा है। सम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग होता है उसे सम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ तो 2 आ रहा है, यानी सम में आ रहा है। अब एक और काम करते हैं, यहाँ q का मान ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो भी देखो ये सम में आ रहा है। एक और ले लेते हैं, q का मान 3 ले लेते हैं, तो भी ये देखो सम में आ रहा है। यानी q का मान कुछ भी रखें तो ये सम में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक इतना का विषम पूर्णांक आएगा, तो इसमें भी देखते हैं q का मान रखने पर अगर ये विषम में आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये विषम में आएगा, ठीक है। तो q + 1, q का मान 1 रखते हैं इसमें, ठीक है, तो 1 लेंगे, +1 करेंगे तो ये आ गया क्या, 3 आ गया। ये तो विषम में है, यानी जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। ये तो आ गया। एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं, q का मान 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो भी देखो ये विषम में आ रहा है। मतलब q का मान देखो, सम संख्या का एक शॉर्ट नाम दे दिया है कि 2q, इसमें q का मान कुछ भी रखिएगा तो सम में आएगा, और यहाँ विषम में दे दिया कि 2q + 1, अगर q का मान कुछ भी रखिएगा तो विषम में आएगा। तो ये तो क्वेश्चन हमने रफ में बनाए हैं, आपको एग्जाम में तो ऐसा बनेगा नहीं क्वेश्चन, आपको एग्जाम में ऐसा बनवाने मतलब बनाएंगे तो नहीं, तो किस प्रकार से बनाएंगे? तो अभी तक हमने क्या सीखे, आज की क्लास और कल की क्लास। आज की क्लास में तो कुछ सीखे नहीं, कल की क्लास का इंट्रोडक्शन हमने बताए थे, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीखे थे। क्या सीखे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसी के मदद से बनेगा। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए जल्दी। यार इससे मिटरता क्यों नहीं है जल्दी, यार ये खराब लगता हो गया, हाँ छोड़ो, इसे मिटा देते हैं।
आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की ही मदद से बनाना है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो देखो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बना तो रहे हैं, तो इसका सिर्फ आपको सूत्र नहीं लिख दीजिएगा, मतलब इसका परिभाषा भी लिख देना है, ठीक है, ताकि एग्जामर को समझ में आए कि हाँ यूक्लिड विभाजन के प्रमेय के मदद से बना रहे हैं। अगर आप इसको शॉर्ट में लिख कर इसका आंसर मतलब फॉर्मूला लिख के बना दिए तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है इसका परिभाषा क्या बताए थे, दी गई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसा अद्वितीय मान जो पूर्णांक संख्या Q और R में विद्यमान है। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिभाषा, ठीक है। अब परिभाषा लिखने के बाद इसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, लिखेंगे A बराबर बी क्यूब प्लस आर, और जहां R जो है 0 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और B R से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीक्वेंस में कैसे करेंगे, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिखेंगे, जो ये होता है, ठीक है, ये दोनों। अब उसके मदद से आप क्या करेंगे, ये तो लिख दिए, अब क्या करेंगे, तो आपको ऐसा क्वेश्चन में हमेशा v का मान कैसे निकाले इस पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हमें दिया है एक 2q और एक दिया है 2q प्लस 1, तो इससे हमें b का मान निकालना है, यानी ये वाला b का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या है, a बराबर बी क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, ये प्लस r है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके सामने आ रहा है, ये भी इसके सामने आ रहा है, प्लस में कुछ नहीं तो 0 तो है। तो आप क्या दिमाग लगा सकते हैं यहाँ से कि b का मान 2 है, क्या है, b का मान 2 है। अगर आप इसमें भी निकालना चाहते तो देखो यही क्यूब बी क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, a बराबर बी क्यूब प्लस 1, तो यहाँ से भी तो b का मान 2 ही निकलेगा। अब बोलिएगा भैया कि b का मान तो आप 2 निकाल लिए, लेकिन r का भी मान निकालिए, तो r का मान हम यहाँ से नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि देखो r का मान एक जगह 0 आ रहा और एक जगह 1 आ रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमें r का मान नहीं निकालना है, सिर्फ b का मान निकालना है। वैसे तो r का मान 0 है और 1 ही होगा, ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि r का मान 0 और 1 क्यों होगा, क्योंकि हमें ये बताता है, ठीक है, इस पार्ट बताता है हमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ लिखना है b बराबर कितना निकला, 2 निकला, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, b का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, b का मान रखने पर। तो b क्या है, एक सेकंड, ये चल रहा है या नहीं दिखाता है ये, चलो इंक भर लेते हैं इसमें, ठीक है, पहले इसको रख लेते हैं। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। तो b का मान इसमें रखते हैं, तो a बराबर, तो a लिखेंगे, b का मान क्या है 2q, r का मान नहीं मान है, ठीक है, और ये तो हो गया। उसके बाद इसमें भी रखेंगे b का मान, तो देखो यहाँ क्या है 0 और r इससे बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, और b का मान क्या है 2। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि r का मान हम क्या क्या लेंगे। तो देखो यहाँ ध्यान में देखो, r का मान हम यहाँ से पता चल रहा है कि r जो है इससे बड़ा है, मतलब 2 बड़ा है r से, तब
बड़ा है तो इसके मतलब क्या है, इससे छोटा ही लेना पड़ेगा, तो 0 और 1 लेंगे। ठीक है, तो आर का मान क्या क्या पता चला कि 0 और 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो बताते हैं, रुको इसको पहले मिटा देने दो क्योंकि जगह का बहुत प्रॉब्लम है। आर का मान क्या आ गया, 0 और 1 हो गया, और ये है इसका हो गया। तो इस समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लेते। ठीक है, तो समीकरण 2 में एक बार हम पहले आर का मान 0 लेंगे, उसके आर का मान 1 लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में आर बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान 0 ले लिए। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ गया, 2q आ गया, 2q आ गया, और इसी चीज को हमें सिद्ध करना था कि ये 2q आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो ये 2q आ रहा है तो ये सम है या विषम है, क्योंकि 2 से तो पूरा पूरा भाग कट जाएगा, तो ये क्या है, सम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2q एक क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। क्या लिखेंगे, धनात्मक समपूर्णांक है। हमने पहला पार्ट को सिद्ध कर दिए थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि ये विषम पूर्णांक है या नहीं है। तो वही करेंगे समीकरण 2 में, इस बार आर का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में आर बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, ए बराबर 2q प्लस आर है। ठीक है, तो आर का मान इसमें 2 एक रखते हैं। तो देखो ये इस रूप में आया है या नहीं आया, आ गया। अब हम यहां से देखेंगे कि ये सम है या विषम है, तो देखेंगे 2 से तो ये पूरा कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये क्या है, विषम है। तो लिखेंगे अतः 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक है, और ये क्वेश्चन को हमने प्रूफ ही कर दिए हैं। कैसा लगा, देखो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, ऐसा तो अभी बहुत सारे आएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ये क्वेश्चन का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या देखना है कि हमें एक ये सिद्ध करना है और एक ये सिद्ध करना है, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से ही बनाना होगा। सबसे पहले उसका परिभाषा लिखिएगा, जो क्या है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय मान जो पूर्णांक संख्या क्यू और आर विद्यमान है। अब इसका मतलब हमने कल की क्लास में बता दिए थे, आज की क्लास में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, इसलिए कल की क्लास को जाके देख लीजिए इसका मतलब क्या हम बताए थे। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, ये बराबर और ये होता है। ठीक है, अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें बी का मान आपको निकालना होगा, जो हमें यहाँ से पता चल गया कि बी का मान 2 है, 2 निकल गया। अब उसमें आपको आर का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये सूत्र बता देता है कि आर का मान कितना है, कौन कौन आएगा। ठीक है, तो मैं बता दिया कि आर का मान 0 और 1 आएगा, तो वही समीकरण 2 में हमें इस सब का मान रख दिए, तो हमें पता चल गया कि 2q एक समपूर्णांक है, जो वाकई में क्वेश्चन सही बता रहा है, और 2q प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, जो क्वेश्चन सही बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, ऐसा एक और भी क्वेश्चन है जो आपको खुद सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे दूं या आप इसको उतारिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए हमने उदाहरण नंबर 3 ले लिए। ठीक है, जो बिल्कुल उदाहरण नंबर 2 की ही तरह है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक की चर्चा हो रहा है। ठीक है, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो फिर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से बनाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, इस बार इंक भर लिए हैं मार्कर में, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। फिर आपको लिखना पड़ेगा परिभाषा इसका कि दी गई दो धनात्मक
धनात्मक, इस बार किसकी चर्चा हो रहा है, विषम की हो रहा था, विषम लिखेंगे, ठीक है, उस बार सम के लिखे थे। दी गई दो धनात्मक विषम पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय मान, जो पूर्ण संख्या Q और R में क्या है, विद्यमान है। अब इसका सूत्र क्या होता है, लिख देंगे, ठीक है। क्या होगा, A बराबर बी क्यू प्लस आर, और एक क्या होता है, जो R बराबर है, R बड़ा है और बराबर है 0 से, ठीक है, और B R से बड़ा है। तो आपको B का मान निकालना होगा, तो इसका या इसका कोई सा उठा के आप B का मान निकाल लीजिए। देखिए 4Q प्लस 1 है, इसको इस सूत्र पे तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखो B का मान क्या निकल रहा है, 4 निकल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः B बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 किसको मान लेते हैं, समीकरण 1 में B का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में B का मान रखने पर, V का मान रखने पर B का मान क्या है, 4 है, तो A बराबर 4Q प्लस R बराबर R का R ही लिखेंगे, क्योंकि R का मान नहीं। अब इसमें हमें R का मान पता चलना है, तो V बराबर 0 है, बड़ा है और छोटा है और बराबर है R से, और R B से छोटा है, ठीक है। तो R का मान, B का मान क्या होगा, 4 होगा। तो R देखो B से छोटा ही है ना, छोटा है, इसका मतलब क्या समझे कि R बराबर या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। 4 तो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, तो 4 तो नहीं ले सकते, इससे छोटा लेंगे। तो R बराबर ये सब मान निकला, तो R का मान समीकरण 2 में एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, ठीक है। ये काफी लंबा होने वाला है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। समीकरण R बराबर पहले 0 रखने पर, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, तो A बराबर क्या होगा, 4Q आ जाएगा, ठीक है। तो A बराबर 4Q, और 4Q हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसे तो सिद्ध नहीं करना था, लेकिन इसे भी सिद्ध कर दिए। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः ये 2 से विभाजित हो जाएगा, अतः ये 4Q क्या है, एक सम धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा लिख देना है, ठीक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। ये हमें सिद्ध नहीं करने बोला था, लेकिन R बराबर 0 रखने पर ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, R बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं। तो R बराबर 1 रखने पर क्या आता है, A बराबर 4Q और R बराबर 1 लिखते हैं। तो यही चीज को हमें सिद्ध करना बोल रहा था, ठीक है। और ये विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये सम हो रहा है, लेकिन ये विषम हो रहा है, तो ये विषम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 4Q प्लस 1 एक क्या है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक लिखेंगे पहले, धनात्मक विषम है ना, विषम पूर्णांक है, लिख देना, ठीक है। हम लिखते हैं विषम है सिर्फ, उसके बाद R बराबर 1 रखने पर ये तो विषम हो रहा है। अब R बराबर हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। यार पेन क्यों नहीं चल रहा है, R बराबर इस बार 2 को रखते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, A बराबर 4Q प्लस 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये भी देखो सम है, ये भी सम है, इसका मतलब क्या आ गया, ये तो सम धनात्मक पूर्णांक होगा, तो ब्रैकेट में लिख देंगे सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, ठीक है। आपको किस तरह लिखना जानते हो, लिखना अतः 4Q प्लस 1 2 से पूरा विभाजित है, यानी यह सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ऐसा लिखना। हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, R बराबर 3 रखना है, और आपको ये भी लिखना है कि समीकरण 1 में R बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, A बराबर 4Q प्लस 3। अब देखो ये सम हो रहा है, ये भी सम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः विषम पूर्णांक है, सिर्फ लिख देते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या सॉल्व करने बोल रहा था। एक ये बोल रहा था कि विषम पूर्णांक आ रहा है कि नहीं, और एक ये बोल रहा था।
तो हमने ये भी सोल्व कर दिए और ये भी सोल्व कर दिए थे। लेकिन इसके साथ में हम देख रहे हैं दो चीज और हमसे सोल्व हो गया। क्या? 4q एक समधनात्मक पूर्णांक आ रहा है, 4q + 2 एक समधनात्मक पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या सोल्व करना है। एक तो 4q + 1 करना है, एक 4q + 3 करना है। ठीक है, तो आप r का मान एक बार 1 रख दीजिएगा, एक बार r का मान 3 रख दीजिएगा। इस सबको बेकार में काहे रखेंगे जब आपको समझ में आ गया होगा तब, वरना नहीं आया होगा तो इसी हिसाब से बनाना है जैसा हम बनाए। ठीक है, तो आई होप करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आ गया। और उदाहरण संख्या हम 4 हम कल बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। टफ है इसका मतलब ये कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा इसका, लेकिन प्रश्नावली में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन प्रश्नावली का क्वेश्चन के टाइम में बता दूंगा, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन एक ही साथ समझ में आ जाएगा। वरना अभी मैं बता दूंगा तो कल भूल जाइएगा। फिर ज़्यादा टफ है नहीं, थोड़ा सा टफ है इनसे तुलना में। तो आई होप करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा तो वही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इस चैनल को उठते हुए देखेंगे। आपको फ्री में सारे सिलेबस का यहाँ तैयारी होता है, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। चलिए, मैं कल से प्रश्नावली देख लेता हूँ एक बार, कितना क्वेश्चन है प्रश्नावली में। कुल 5 क्वेश्चन है। अरे क्लास को मैं क्वेश्चन ज़्यादा मैं सोल्व करवा दूंगा, लेकिन प्रीवियस में क्या बताए हैं कल की क्लास में उसे बताने में थोड़ा टाइम चल जाता है। ठीक है, मैं पर कोशिश करूंगा कल की आज की क्लास में, मतलब कल की क्लास में हम क्या पढ़ाए थे उसके बारे में डिस्कस ना करूं और प्रश्नावली 1.1 समाप्त कर दूं। ठीक है, कुल 5 क्वेश्चन है प्रश्नावली में, और जिसमें से 3 क्वेश्चन इस रूप में है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसी रूप में है। बाकी के 2 क्वेश्चन बोल रहा है मोशन निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से, तो ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और एक उदाहरण वाला बच जाएगा 4 नंबर का, यानी 6 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि इसे समाप्त ही कर दें। और उसके बाद हमने प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे, और 1.2 किस आधार पे बनेगा, तो अंक गणितीय के आधार पर में से बनेगा, ये हम बता देंगे उस दिन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। और हाँ, जो चैनल पे नया है वो तो सब्सक्राइब करेंगे ही, और साथ में भी दोस्त के पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि सेशन 2026 से 27 का क्लास प्रारंभ हो गया। अभी फिलहाल आपका 5 जनवरी तक मैथ ही चलेगा। बाकी बात 6 जनवरी से आपका केमिस्ट्री होगा चालू, CHEMISTER केमिस्ट्री। उसके बाद फिजिक्स होगा 6 ही जनवरी से चालू, PHYSISCS फिजिक्स। उसके बाद बायोलॉजी होगा फिर 6 जनवरी से इसका स्टार्ट। ठीक है, बायोलॉजी। उसके बाद 6 ही जनवरी से हिंदी भी आपका चालू हो जाएगा। उम्मीद है ये सारा हो जाएगा चालू। बाकी बात रहा SST और संस्कृत, ये 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? और टाइम टेबल में बता दूंगा आपका। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत।